हेलो, आदाब, नमस्कार। आज आप सुनेंगे सादत हसन मंटो की कहानी तेतवाल का कुत्ता। कई दिनों से दोनों तरफ के सिपाही अपने अपने मोर्चे पर जमे हुए थे। दिन में इधर और उधर से 10-12 गोलियां चल जाती, जिनकी आवाज़ के साथ कोई इंसानी चीख बुलंद नहीं होती थी। मौसम बहुत खुशनुमा था। हवा जंगली फूलों की महक में बसी हुई थी। पहाड़ियों की ऊंचाइयों और ढलानों पर लड़ाई से बेखबर कुदरत अपने रोज के कामकाज में व्यस्त थी। यहाँ उसी तरह चहचहाती थी, फूल उसी तरह खिल रहे थे और धीमी गति से उड़ने वाली मधुमक्खियाँ उसी पुराने ढंग से उन पर ऊँघ ऊँघ कर रस चूसती थीं। या चलने पर पहाड़ियों में आवाज़ गूंजती थी और चहचहाती हुई चिड़ियाँ चौंक कर उड़ने लगतीं, मानो किसी का हाथ सांस के गलत तार से जा टकराया हो और उनके कानों को ठेस पहुंचती हो। सितंबर का अंत अक्टूबर की शुरुआत से बड़े गुलाबी ढंग से गले मिल रहा था। ऐसा लगता था कि जाड़े और गर्मी में सुलह सफाई हो रही है। नीले नीले आसमान पर धुनी हुई रुई जैसे पतले पतले और हल्के हल्के बादल यों तैरते थे, जैसे अपने सफ़ेद बजरों में नदी की सैर कर रहे हों। पहाड़ी मोर्चों पर दोनों ओर सिपाही कई दिनों से बड़ी उब महसूस कर रहे थे कि कोई निर्णायक बात क्यों नहीं होती। उबकर उनका जी चाहता कि मौका बेमौका एक दूसरे को शेर सुनाएं। कोई न सुने तो ऐसे ही गुनगुनाते रहें। वे पथरीली ज़मीन और औंधे या सीधे लेटते रहते और जब हुक्म मिलता तो एक दो फायर कर देते। दोनों मोर्चे बड़े सुरक्षित स्थान पर थे। गोलियां पूरे जोर से आती और पत्थरों की ढाल से टकराकर वहीं चित्त हो जाती। दोनों पहाड़ियों की ऊंचाई जिन पर ये मोर्चे थे लगभग एक ही जैसी थीं। बीच में छोटी सी हरी भरी घाटी थी, जिसके सीने पर एक नाला मोटे सांप की तरह लौटता रहता था। जहाज़ों का कोई खतरा न था। तोपें न इनके पास थी न उनके पास, इसलिए दोनों तरफ बेखटके आग लगाई जाती थी। उससे धुएं के बादल उठते और हवाओं में घुल मिल जाते। रात को चूंकि बिल्कुल खामोशी थी, इसलिए कभी कभी दोनों मोर्चों के सिपाहियों को किसी बात पर लगाए हुए एक दूसरे के ठहाके सुनाई दे जाते थे। कभी कोई लहर में आके गाना गाने लगता तो दूसरी आवाज़ गूंजती तो ऐसा लगता मानो पहाड़ियाँ सबक दोहरा रही हों। चाय का दौर खत्म हो चुका था। पत्थरों के चूल्हे में चीड़ के हल्के हल्के कोयले करीब करीब ठंडे हो चुके थे। आसमान साफ था, मौसम में खुनकी थी। हवा में फूलों की महक न थी, जैसे रात को उन्होंने अपने इत्रदान बंद कर लिए हों। अलबत्ता चीड़ के पसीने यानी बीरोजो की बू थी, पर यह भी कुछ ऐसी नागवार न थी। सब कंबल ओढ़े सो रहे थे, पर कुछ इस तरह की हल्के से इशारे पर उठकर लड़ने मरने के लिए तैयार हो सकते थे। जमादार हरनाम सिंह खुद पहरे पर था। उसकी राजकूप घड़ी में 2 बजे तो उसने गंडा सिंह को जगाया और पहरे पर खड़ा कर दिया। उसका जी चाहता था कि सो जाए, पर जब लेटा तो आंखों से नींद को इतना दूर पाया कि जितने आसमान में सितारे थे। जमादार हरनाम सिंह चित लेटा उनकी तरफ देखता रहा और फिर गुनगुनाने लगा। और हरनाम सिंह को आसमान पर हर तरफ सितारों वाले जूते बिखरे नजर आए जो झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। यह गाकर वह मुस्कुराया। फिर यह सोचकर नींद नहीं आएगी, उसने उठकर और सबको जगा दिया। नार के जिक्र ने उसके दिमाग में हलचल पैदा कर दी थी। वह चाहता था कि ऊट पटांग बातें हों, जिससे इस गीत की हरनाम कौरी कैफियत पैदा हो जाए। चुनांचे बातें शुरू हुई, पर उखड़ी उखड़ी रहीं। बंता सिंह, जो उन सब में कम उम्र था और जिसकी आवाज़ सबसे अच्छी थी, एक तरफ हटकर बैठ गया। बाकी अपनी ज़ाहिरा तौर पर मज़ेदार बातें करते और जम्हाइयाँ लेते रहते। थोड़ी देर के बाद बंता सिंह ने एकदम सोच भरी आवाज़ में हीर गाना शुरू कर दिया। बंता सिंह ने जिस तरह एकदम गाना शुरू किया था, उसी तरह एकदम खामोश हो गया। ऐसा लगता था कि खाकी पहाड़ियों ने भी उदासियां पहन ली हों। जमादार हरनाम सिंह ने थोड़ी देर के बाद किसी अनदेखी चीज को मोटी सी गाली दी और लेट गया।
सहसा रात के आखिरी पहर की उदास उदास फिजा में एक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ गूंजी। सब चौंक पड़े। आवाज़ करीब से आई थी। सूबेदार हरनाम सिंह ने उठकर कहा, यह कहाँ से आ गया भोंकू? कुत्ता फिर भौंका। अब उसकी आवाज़ और भी नज़दीक से आई। कुछ पलों के बाद दूर झाड़ियों में आहट हुई। बंता सिंह उठा और उसकी तरफ बढ़ा। जब वापस आया तो उसके साथ एक आवारा सा कुत्ता था जिसकी दुम हिल रही थी। वह मुस्कुराया। जमादार साहब, मैं हुक्म इधर बोला तो कहने लगा, मैं हूँ चुपड़ झुनझुन। सब हंसने लगे। जमादार हरनाम सिंह ने कुत्ते को पुचकारा, इधर आ चपड़ झुनझुन। कुत्ता दुम हिलाता हरनाम सिंह के पास चला गया और यह समझकर कि शायद खाने की चीज फेंकी गई है, जमीन के पत्थर को सूंघने लगा। जमादार हरनाम सिंह ने थैला खोलकर एक बिस्किट निकाला और उसकी तरफ फेंका। कुत्ते ने उसे सूंघकर मुंह खोला, लेकिन हरनाम सिंह ने लपक कर उसे उठा लिया। ठहर, कहीं पाकिस्तानी तो नहीं? सब हंसने लगे। सरदार बंता सिंह ने आगे बढ़कर कुत्ते की पीठ पर हाथ फेरा और जमादार हरनाम सिंह से कहा, नहीं जमादार साहब, चपड़ झुनझुन हिंदुस्तानी है। और हरनाम सिंह हंसा और कुत्ते से मुखातिब हुआ, निशानी दिखा ओए। कुत्ता दुम हिलाने लगा। हरनाम सिंह जरा खुलकर हंसा, यह कोई निशानी नहीं, कुत्ते तो सारे दुम हिलाते हैं। बंदा सिंह ने कुत्ते की कांपती दुम पकड़ ली। शरणार्थी है बेचारा। जमादार हरनाम सिंह ने बिस्किट फेंका जो कुत्ते ने झट दबोच लिया। एक जवान ने अपने बूट की एड़ी से जमीन खोदते हुए कहा, अब कुत्तों को भी या तो हिंदुस्तानी होना पड़ेगा या पाकिस्तानी। जमादार ने अपने थैले से एक बिस्किट निकाला और फेंका। पाकिस्तानियों की तरह पाकिस्तानी कुत्ते को भी गोली से उड़ा दिया जाएगा। एक ने जोर से नारा लगाया, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कुत्ता जो बिस्किट उठाने के लिए आगे बढ़ा था, डर कर पीछे हट गया। उसकी दुम टांगों के अंदर घुस गई। जमादार हरनाम सिंह हंसा, अपने नारे से क्यों डरता है चपड़ झुनझुन? खा ले, एक और ले ले। उसने थैले से एक और बिस्कुट निकालकर उसको दे दिया। बातों बातों में सुबह हो गई। सूरज निकलने का इरादा ही कर रहा था कि चारों ओर उजाला हो गया। जिस तरह बटन दबाने से एकदम बिजली की रोशनी होती है, उसी तरह सूरज की किरणें देखते देखते उस पहाड़ी इलाके में फैल गई जिसका नाम टेटवाल था। इस इलाके में काफ़ी देर से लड़ाई चल रही थी। एक एक पहाड़ी के लिए दर्जनों जवानों की जानें जाती थी। फिर भी कब्जा गैर यकीनी होता था। आज यह पहाड़ी उनके पास है, कल दुश्मन के पास, परसों फिर उनके कब्जे में, इसके दूसरे दिन फिर दूसरों के पास चली जाती थी। जमादार हरनाम सिंह ने दूरबीन लगाकर आसपास का जायजा लिया। सामने पहाड़ी में धुआं उठ रहा था। इसका मतलब यह था कि चाय वगैरह तैयार हो रही है। इधर भी नाश्ते की फिक्र हो रही थी। आग सुलगाई जा रही थी। उधर वालों को भी निश्चय ही उधर से धुआं उठता दिख रहा था। नाश्ते पर सब जवानों ने थोड़ा थोड़ा कुत्ते को दिया, जो उसने खूब पेट भरकर खाया। सब उसमें दिलचस्पी ले रहे थे, जैसे वे उसको अपना दोस्त बनाना चाहते हों। पुचकाकर चपड़ झुनझुन के नाम से पुकारता और उसे प्यार करता। शाम के करीब दूसरी तरफ पाकिस्तानी मोर्चे में सूबेदार हिम्मत खां ने अपनी बड़ी बड़ी मूँछों को, जिनके साथ बेशुमार कहानियाँ जुड़ी हुई थीं, मरोड़े दे देकर टेटवाल के नक्शे को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके साथ ही वायरलेस ऑपरेटर बैठा था और सूबेदार हिम्मत खां के लिए प्लाटून कमांडर के निर्देश प्राप्त कर रहा था। कुछ दूर एक पत्थर से टेक लगाए हुए और अपनी बंदूक लिए बशीर धीमे धीमे गुनगुना रहा था, चन किथे गवाई आई रात वे, चन किथे गवाई आई रात वे। बशीर ने मज़े में आकर आवाज़ ज़रा ऊंची की तो सूबेदार हिम्मत खां की कड़कदार आवाज़ बुलंद हुई, ओए कहाँ रहा तू रात भर? बशीर ने सवालिया नज़रों से हिम्मत खां को देखना शुरू किया तो बशीर की बजाय किसी और से मुखातिब था। बता ओए। बशीर ने देखा कुछ फासले पर वह आवारा कुत्ता बैठा था
जो कुछ दिन हुए उनके मोर्चे में बिन बुलाए मेहमान की तरह आया था और वहीं टिक गया था। बशीर मुस्कुराया और कुत्ते को संबोधित कर बोला, चन किथे गवाई आई रात वे, चन किथे गवाई आई रात वे। कुत्ते ने जोर से दुम हिलाना शुरू किया, जिससे पथरीली ज़मीन पर झाड़ू सी फिरने लगी। सूबेदार हिम्मत खां ने एक कंकड़ उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका। साले को दुम हिलाने के सिवा कुछ आता नहीं। बशीर ने एकदम कुत्ते की तरफ गौर से देखा। इसकी गर्दन में क्या है? यह कहकर वह उठा और इससे पहले कि एक जवान ने कुत्ते को पकड़कर उसके गर्दन में बंधी हुई रस्सी उतारी, उसमें गत्ते का टुकड़ा पिरोया हुआ था जिस पर कुछ लिखा था। सूबेदार हिम्मत खां ने यह टुकड़ा लिया और अपने जवानों से कहा, जानता है तुम में से कोई पढ़ना? बशीर ने आगे बढ़कर गत्ते का टुकड़ा लिया। हाँ, कुछ कुछ पढ़ लेता हूँ। और उसने बड़ी मुश्किल से अक्षर जोड़ जोड़ कर पढ़ा, चपड़ चपड़ झुनझुन, चपड़ झुनझुन। ये क्या होता है? सूबेदार हिम्मत खां ने अपनी बड़ी बड़ी ऐतिहासिक मूँछों को ज़बरदस्त मरोड़ा। कहा, कोई कोडवर्ड होगा। फिर उसने बशीर से पूछा, और कुछ लिखा है बशीरे? बशीर ने जो अक्षर जोड़ने में लगा था जवाब दिया, जी हाँ, यह हिंदुस्तानी, यह हिंदुस्तानी कुत्ता है। सूबेदार हिम्मत खां ने सोचना शुरू किया। मतलब क्या? क्या हुआ इसका? क्या पढ़ा था तुमने? चपड़? बशीर ने जवाब दिया, चपड़ झुनझुन। एक जवान ने बहुत बुद्धिमान बनते हुए कहा, जो बात है इसी में है। सूबेदार हिम्मत खां को यह बात माकूल लगी। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। बशीर ने गत्ते पर लिखी हुई पूरी इबारत पढ़ी, चपड़ झुनझुन, यह हिंदुस्तानी कुत्ता है। सूबेदार हिम्मत खां ने वायरलेस सेट किया और कानों पर हेडफोन लगाकर प्लाटून कमांडर से खुद उस कुत्ते के बारे में बातचीत की। वह कैसे आया था, किस तरह उनके पास कई दिन पड़ा रहा, फिर एकाएक गायब हो गया और रात भर गायब रहा। अब आया है तो उसके गले में रस्सी नज़र आई जिसमें एक गत्ते का टुकड़ा था। उस पर जो इबारत लिखी थी वह उसने 3-4 बार दोहराकर प्लाटून कमांडर को सुनाई, पर कोई नतीजा हासिल ना हुआ। बशीर अलग कुत्ते के पास बैठकर कभी उसे पुचकाकर, कभी डरा धमकाकर पूछता रहा कि वह रात भर कहाँ गायब रहा और उसके गले में वह रस्सी और गत्ते का टुकड़ा किसने बांधा था, पर कोई मनचाहा जवाब न मिला। वह जो सवाल न करता उसके जवाब में कुत्ता अपनी दुम हिलाता। आखिर गुस्से में आकर बशीर ने उसे पकड़ लिया और जोर का झटका दिया। कुत्ता तकलीफ के कारण चूं चूं करने लगा। वायरलेस से निपटकर सूबेदार हिम्मत खां ने कुछ देर नक्शे को गौर से देखा, फिर निर्णयात्मक भाव से उठा और सिगरेट की डिबिया का ढक्कन बोलकर बशीर को दिया। बशीरे, लिख इस पर गुरमुखी में उन कीड़े मकोड़ों में। बशीर ने सिगरेट की डिबिया का गत्ता लिया और पूछा, क्या लिखूं सूबेदार साहब? सूबेदार हिम्मत खां ने मूँछों को मरोड़े देकर सोचना शुरू किया। लिख दे, बस लिख दे। यह कहकर उसने जेब से पेंसिल निकालकर बशीर को दी। क्या लिखना चाहिए? उसने जैसे खुद से पूछा हो। बशीर पेंसिल की नोक को होंठ से लगाकर सोचने लगा, फिर एकदम सवालिया अंदाज में बोला, सपट सुन सुन। लेकिन फौरन ही संतुष्ट होकर उसने निर्णय भरे लहजे में कहा, चपड़ झुनझुन का जवाब सपड़ सुन सुन ही हो सकता है। क्या याद करेंगे अपनी माँ के सिखोड़े? बशीर ने पेंसिल सिगरेट की डिबिया पर जमाई। सपड़ सुन सुन, 16 आने लिख, सपड़ सपड़ सुन सुन। यह कहकर सूबेदार हिम्मत खां ने जोर का ठहाका लगाया और कहा, लिख, यह पाकिस्तानी कुत्ता है। सूबेदार हिम्मत खां ने गत्ता बशीर के हाथ से लिया, पेंसिल से उसमें एक छेद किया और रस्सी में पिरोकर कुत्ते की तरफ बढ़ा, ले जा अपनी औलाद के पास। यह सुनकर सब जवान खूब हंसे। सूबेदार हिम्मत खां ने कुत्ते के गले में रस्सी बांध दी। वह इस बीच अपनी दुम हिलाता रहा। इसके बाद सूबेदार ने उसे कुछ खाने को दिया और नसीहत करने के अंदाज में कहा,
देखो दोस्त, गद्दारी मत करना। याद रखो, गद्दारी की सज़ा मौत होती है। कुत्ता दुम हिलाता रहा। जब वह अच्छी तरह खा चुका तो सूबेदार हिम्मत खां ने रस्सी से पकड़कर उसका रुख पहाड़ी की इकलौती पगडंडी की तरफ फेरा और कहा, जाओ हमारा खत दुश्मनों तक पहुंचा दो, मगर देखो वापस आ जाना, यह तुम्हारे अफसर का हुक्म है, समझे। कुत्ते ने अपनी दुम हिलाई और आहिस्ता आहिस्ता पगडंडी पर जो बल खाती हुई नीचे पहाड़ी के दामन में जाती थी चलने लगा। सूबेदार हिम्मत खां ने अपनी बंदूक उठाई और हवा में फायर किया। फायर और उसकी गूंज दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों के मोर्चे में सुनी गई। इसका मतलब उन्हें समझ में न आया। जमादार हरनाम सिंह पता नहीं किस बात पर चिड़चिड़ा हो रहा था। यह आवाज़ सुनकर और भी चिड़चिड़ा हो गया। उसने फायर का हुक्म दे दिया। आधे घंटे तक दोनों मोर्चों से गोलियों की बेकार बारिश होती रही। जब इस शगल से उकता गया तो जमादार हरनाम सिंह ने फायर बंद करा दिया और दाढ़ी में कंघी करना शुरू कर दी। इससे छुट्टी पाकर उसने जाली के अंदर सारे बाल बड़े सलीके से जमा दिए और बंता सिंह से पूछा, ओए बंता सिंह, चपड़ झुनझुन कहाँ गया। बंता सिंह ने चीड़ की भूखी लकड़ी से बिरेजों को अपने नाखूनों से अलग करते हुए कहा, पता नहीं। जमादार हरनाम सिंह ने कहा, कुत्ते को घी हजम नहीं हुआ। बंता सिंह इस मुहावरे का मतलब न समझा। हमने तो उसे घी की कोई चीज़ न खिलाई। यह सुनकर जमादार हरनाम सिंह बड़े ज़ोर से हंसा। ओए अनपढ़, तेरे साथ तो बात करना 95 का घाटा है। तभी वह सिपाही जो पहरे पर था दूरबीन लगाए इधर उधर देख रहा था। एकदम चिल्लाया, वह आ रहा है, वह आ रहा है। सब चौंक पड़े। जमादार हरनाम सिंह ने पूछा, कौन। पहरे के सिपाही ने कहा, क्या नाम था उसका। चपड़ झुनझुन। चपड़ झुनझुन। यह कहकर जमादार हरनाम सिंह उठा। क्या कह रहा है वो। पहरे के सिपाही ने जवाब दिया, आ रहा है। जमादार हरनाम सिंह ने दूरबीन उसके हाथ से ली और देखना शुरू किया। इधर ही आ रहा है, रस्सी बंधी हुई है गले में। यह तो उधर से आ रहा है, दुश्मन के मोर्चे से, कहकर उसने कुत्ते की माँ को बहुत बड़ी गाली दी। इसके बाद उसने बंदूक उठाई और निशाना बांधकर फायर किया। निशाना चूक गया। गोली कुत्ते के कुछ फासले पर पत्थरों की कीर्ची उड़ाती ज़मीन में दफन हो गई। कुत्ता सहम कर रुक गया। दूसरे मोर्चे में सूबेदार हिम्मत खां ने दूरबीन में से देखा कि कुत्ता पगडंडी पर खड़ा है। एक और फायर हुआ तो वह दुम दबाकर उल्टी तरफ भागा, सूबेदार हिम्मत खां के मोर्चे की तरफ। सूबेदार ने ज़ोर से पुकारा, बहादुर, डरा नहीं करते, चल वापस। और उसने डराने के लिए एक फायर किया। कुत्ता रुक गया। उधर से जमादार हरनाम सिंह ने बंदूक चलाई। गोली कुत्ते के कान के पास से सनसनाती हुई गुजर गई। उसने उछलकर जोर जोर से दोनों कान फड़फड़ाने शुरू कर दिए। उधर से सूबेदार हिम्मत खां ने दूसरा फायर किया। गोली उसके अगले पंजों के पास पत्थरों में धंस गई। बौखलाकर कभी वह इधर दौड़ा, कभी उधर। उसकी इस बौखलाहट से हिम्मत खां और हरनाम सिंह दोनों बहुत खुश हुए और खूब ठहाके लगाते रहे। कुत्ते ने जमादार हरनाम सिंह के मोर्चे की तरफ भागना शुरू कर दिया। उसने यह देखा तो बड़े ताव में आकर मोटी सी गाली दी और अच्छी तरह निशाना बांधकर फायर किया। गोली कुत्ते की टांग में लगी। आसमान को चीरती हुई एक चीख बुलंद हुई। लंगड़ा लंगड़ा कर सूबेदार हिम्मत खा के मोर्चे की तरफ दौड़ने लगा तो उधर से भी फायर हुआ, पर वह सिर्फ डराने के लिए किया गया था। हिम्मत खां फायर करते ही चिल्लाया, बहादुर बहादुर, परवाह नहीं किया करते जख्मों की, खेल जाओ अपनी जान पर, जाओ जाओ। कुत्ता फायर से घबरा कर मुड़ा। उसकी एक टांग बिल्कुल बेकार हो गई थी। बाकी 3 टांगों की मदद से उसने खुद को चंद कदम की दूसरी ओर घसीटा कि जमादार हरनाम सिंह ने निशाना ताक कर गोली चलाई, जिसने उसे वहीं ढेर कर दिया। सूबेदार हिम्मत खां ने अफसोस के साथ कहा, च च च शहीद हो गया बेचारा। जमादार हरनाम सिंह ने बंदूक की गरम गरम नाली को अपने हाथ में ली और कहा, वही मौत मरा जो कुत्ते की होती है।